नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 60 मिनट 60 खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पर्दे के राम यानी अरुण गोविल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाकर अभिनेता अरुण गोविल देश के घर घर में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ले ली है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद रहे और आपको ये बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पर्दे के राम यानी अरुण गोविल का बीजेपी में शामिल होना बड़ा अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन लागू होने के बाद मोदी सरकार ने दूरदर्शन पर रामायण सीरियल का फिर से प्रसारण किया था और लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया था। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद गोविल पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। तो बीजेपी जहां बंगाल में जय श्री राम का नारा जोर शोर से लगा रही है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं। बंगाल चुनाव में रामायण के राम के प्रचार से बीजेपी को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। तो वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गोविल ने इसे भगवान की इच्छा बताया है और उसके साथ ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नाम से चिढ़ती हैं। जय श्री राम नारा नहीं बल्कि हमारा जीवन है। सेवा की बात है या राष्ट्र निर्माण की बात है, उसमें जो मैं जरूर अपना जो बिट है मेरा कंट्रीब्यूशन का, वो मैं जरूर देना चाहूंगा। उसके लिए वी नीड ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे खड़े होकर यदि हम कोई बात कहें तो वो सुनी तो जाएगी फिर हमारे से। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म इस समय है वो सबसे अच्छा यही प्लेटफॉर्म है जहां मैं बैठा हूं। ममता जी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी हो गई। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे देश भर में जगह जगह केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे में चंडीगढ़ के मटका चौक पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता और हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रघुवीर सिंह कादियान भी मौजूद रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत की है, देखिए आप भी। किसानों का जनता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह जो है सरकार विरोधी नारे लगा रही है और किसानों का समर्थन कर रही है। कहीं हम जा रहे थे, ये खड़े थे, मैं देख रहा हूँ, हम किसानों की जो मांग का समर्थन कर रहे हैं हमारी पार्टी। लेकिन सर, जो विधानसभा में आपकी ओर से यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन तीनों कृषि कानूनों पर जो कुछ फैसला नहीं हो पाया सर। नहीं, कांग्रेस अब सरकार को चाहिए तुरंत इनसे बातचीत करके किसानों से उनकी बात माननी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। बहुत लंबा संघर्ष चल गया। सर, किसानों के लिए जो इस समय शहादत दी है, लगभग 250 किसानों की शहादत हो चुकी है, उसके लिए भी आपने शहीद का दर्जा देने के लिए विधानसभा में बात करी थी, लेकिन उसमें सरकार ने जो श्रद्धांजलि दी मैंने, तो वहाँ शहीद ही कह के उनको कहा है और सरकार को भी उनको चाहिए, उनको आर्थिक मदद भी करनी चाहिए और एक नौकरी भी देनी चाहिए जैसे पंजाब सरकार ने दी है। तो ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय जो है इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध और किसानों का जो ये इस समय धरना प्रदर्शन जो दिल्ली बॉर्डर पे और पंजाब हरियाणा सहित कई राज्यों में चल रहा है, उसका समर्थन देने जो है चंडीगढ़ के मटका चौक पे पहुंचे। उनके साथ जो पूर्व स्पीकर है रघुवीर सिंह कादियान, वो भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि सर, आप यहाँ पर समर्थन देने पहुंचे हैं किसानों को। हम समर्थन देने पहुंचे हैं, समर्थन कर रहे हैं और उसमें हमारा यही मांग है कि भाई अधर्मिता को छोड़कर और किसानों की बात जो है मान ली जाए और इनको खुशी खुशी अपने घर भेजा जाए, क्योंकि ये तो इतने तो ये जो है पूर्व स्पीकर है रघुवीर कादियान और कांग्रेस के विधायक हैं ये बेरी से, और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष की अगुवाई में जो है यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप साफ तौर पे, ये चंडीगढ़ का जो मटका चौक है, यहाँ पर ये पहुंचे हैं और यहाँ पर लंबे समय से, जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से जो है ये यहाँ की जो आम जनता है वो यहाँ पर समर्थन करते हुए दिख रही है किसानों का और इन तीनों कृषि कानूनों का जो विरोध यहाँ पर जारी है। लंबा एक समय हो गया जो कि ये विरोध जो है यहाँ की जनता कर रही है। हालांकि जो सरकार ने साफ तौर पे, हरियाणा सरकार अब बजट सत्र जो चल रहा था उसमें साफ तौर पे कह दिया कि ये कृषि कानून जो है रद्द नहीं होंगे, इनमें बदलाव जरूर किया जा सकता है और
विपक्ष की ओर से यह मुद्दा जोर शोर से जो है विधानसभा में भी उठाया गया था और इसमें साफ तौर पे सरकार का कहना है कि ये तीनों कृषि कानून जो है ये जो है रद्द नहीं होंगे, इनमें बदलाव हो सकता है। वहीं नेता विपक्ष ने अभी जो हमारे साथ खास बातचीत की उस दौरान उन्होंने कहा कि जो किसानों ने इस समय शहादत दी है इस आंदोलन के बीच में, तो उनको जो है एक मुआवजा के तौर पर एक राशि देनी चाहिए। वहीं जो शहीद हुए उनको शहीदों का दर्जा जो है इन किसानों को मिलना चाहिए और वहीं उनके जो डिपेंडेंट है उनको एक सरकारी नौकरी का भी प्रावधान होना चाहिए। इस तरह की जो बातचीत है ये की गई है। हमारे ये इस समय देख सकते हैं मटका चौक पे कुछ महिलाएं भी जो है ये सरकार विरोधी नारे लगा रही है और किसानों के समर्थन में यहाँ खड़ी हैं। हम बातचीत करते हैं। मैम, किस चीज का विरोध कर रही हैं? हाँ जी, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? बिल्लां ਦਾ ਵਿਰੋਧ कर रहे हैं, बिल्लां ਦਾ। हाँ जी, जो काले कानून लेके आए उन्हों का विरोध कर रहे हैं जी, लंबा समय हो गया किसान जो है पंजाब हरियाणा सहित दिल्ली बॉर्डर पे एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं हो पा रहा। होएगा फैसला, सरकार ते प्रेशर बन रहा है। हाँ जी, 26 तरीक ਨੂੰ जा रहे हैं, साडे नौजवान जा रहे हैं 26 तरीक ਨੂੰ। 26 तरीक ਨੂੰ पंजाब बंद हो रहा सारा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर सीएम केजरीवाल ने जनता से वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पता करने के लिए ट्रेसिंग और ट्रैकिंग बढ़ाने की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने दिल्ली वासियों से कहा है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बहुत बारीकी से पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी करने की जरूरत पड़ेगी हम वो सारे कदम उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव के नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही। और केंद्र सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी लगातार संपर्क में दिल्ली सरकार बनी हुई है और उन सभी एक्सपर्ट्स से हम राय ले रहे हैं और जो वो बता रहे हैं वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। चूंकि पिछले कुछ हफ्तों में केसेस कम हो गए थे तो थोड़ा बहुत ढिलाई आ गई थी पूरे सिस्टम के अंदर। आज सख्त आदेश जारी कर दिए गए कि भाई जो हमारा ट्रैकिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन वाला जो पूरा सिस्टम था उसको और सख्ती के साथ हमें लागू करना है, सर्विलेंस को सख्ती के साथ लागू करना है और एनफोर्समेंट बहुत सख्त करना है। जो मास्क पहनने का और सोशल डिस्टेंसिंग का ये सारी चीज़ें हमें अब सख्ती के साथ लागू करनी है। GNCTD बिल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का साथ मिल गया है और आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर GNCTD बिल पर केजरीवाल का समर्थन किया है। ममता दीदी ने बिल को लोकतंत्र विरोधी बताया है और इस बिल को संघीय ढांचे पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक कहा है। आपको यह भी बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच में इस बिल को लेकर जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर इस बिल के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली की सरकार चलाने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद दिल्ली में सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी कहना है कि इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा और हर काम के लिए दिल्ली सरकार को पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में चुनी हुई सरकार को जरूरत ही नहीं है। और वहीं बीजेपी का दावा तो यह है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहां के कामकाज सरलता के साथ हो, इसी नियत के साथ विधेयक लाया गया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में महामारी से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की बड़ी कोशिशों के बाद भी प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को मुंबई में सटे पालघर इलाके में स्थित स्कूल में 30 छात्रों और एक शिक्षक के कोविड-19 संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने स्कूल को सील भी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पालघर के पास नंडोर आदिवासी आश्रम के स्कूल का है। यहां के 30 छात्र और एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलने लगी थी। छात्र स्कूल आने लगे थे और बताया ये जा रहा है कि सभी क्लास के कुछ स्टूडेंट में भी बुखार, ठंड लगना और खांसी के लक्षण लगातार बताए जा रहे हैं। और उसके बाद जब छात्रों का कोरोना टेस्ट कराया गया तो 30 छात्र कोविड-19 पॉजिटिव निकले। साथ ही एक शिक्षक भी संक्रमित पाया गया।
गुजरात के बड़ोदरा में एक ही दिन में कोरोना के 47 नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। यहां पर खानपुर गांव में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जबकि गांव के पटेला फलिया में 35 साल से ज्यादा के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके कारण ग्राम पंचायत ने खानपुर गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया है और उसके साथ ही पटेल फुलिया में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। 31 मार्च तक गांव में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा कर दी गई है। बड़ोदरा की बात करें तो यहां पर सबली, कोयली, बाजवा, कोलियड, टिम्बी, डबोई, पाड़ा और डासर गांव में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। ये 10 दिन पहले के अगले 5 दिन थे जब पटेल फरिया में खानपुर में चालू हुआ कोरोना, तो पूरा फैमिली आने लगे। अब 4-5 दिन में 35 केस हो गए, फिर 2-3 केस हर दिन आने लगे। अभी 47 केस है और 2-3 आज भी बढ़े हैं, पहले 50 जैसे हुए हैं। और उसमें एक डेट हुई है डाया भाई पटेल करके, जो सीनियर सिटीजन थे। पटेल फरिया में ज़्यादा तक केस है, इसके लिए हमने 10 दिन पहले उनको सील कर दिया था। दूसरी बात, मंदिर, जाहिर स्थल और जो दुकानें हैं वो सब हमने बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी सभी राज्य लगातार सख्ती दिखा रहे हैं। झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की सख्ती के बाद आज फिर से मास्क जरूरी कर दिया गया है। इस दौरान झारखंड विधानसभा बजट सत्र में भी जोरदार हंगामा हुआ। आपको बता दें कि ज्यादातर मंत्री और विधायक मास्क पहनकर सदन में आए और वहीं उन्होंने लोगों से भी मास्क पहनने की अपील की और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की लगातार सलाह दी जा रही है। दूसरी तरफ कुछ विधायक और मंत्री जी बिना मास्क के नजर आए। उन्होंने कहा कि खुले में नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ बाबूलाल ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति सही नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को प्रभावी बनाने की दिशा में झारखंड के सभी जिलों में मास्क चेकिंग अभियान चल रहा है। आज से ये अभियान शुरू हो गया है। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, वरना कार्रवाई हो सकती है। डर से तब तक डरना चाहिए जब तक डर सामने नहीं आए। जब डर सामने आएगा डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी जो हैं, जो लोग वैक्सीन के हकदार हैं, वो वैक्सीन उनको लेना चाहिए। और आप लोगों को के लिए हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि कैसे हमारे पत्रकार भाइयों को भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी फायदा हो। इसके लिए कल भी मैंने हमारे सचिव से भी बात किया है और हम लोग कुछ कार्य योजना बना रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि बड़बोला आदमी नहीं हूं कि वक्त के पहले बोलूंगा, मैं करने में विश्वास करता हूं। इसलिए थोड़ा सब्र मैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इफ यू लूज पेशेंस देन यू लूज ऑल थिंग्स। तो थोड़ा सब्र कीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकार भाइयों के लिए भी कुछ अच्छी व्यवस्था कायम करें। मास्क जो आज से जरूरी कर दिया गया है, कारण क्या है? नहीं, बिल्कुल देश के विभिन्न राज्यों में जो एक नया कोरोना का नया एक जो ट्रेंड आया है, उसको देखते हुए हम लोगों को भी सतर्कता जरूरी है। इसलिए दोबारा कोरोना नहीं फैले, इसके लिए हम सभी लोगों को चाहिए कि जो कोरोना महामारी के कारण राजस्थान सरकार ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। राजस्थान का सरकार ने स्थानीय परीक्षाओं के बारे में निर्णय लेते हुए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत किए गए आकलन के आधार पर अगली कक्षा में पदोन्नत करने का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार कक्षा 6 और 7 की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक विद्यालय स्तर पर करवाएगी, तो वहीं कक्षा 9 और 11वीं की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक जिला स्तर पर करवाएगी और वहीं कक्षा 8 की परीक्षा बोर्ड के आधार पर आयोजित होगी। कक्षा 7, 6, 9 और 11 का परिणाम 30 अप्रैल को आएगा। आगे की कक्षाओं में प्रवेश 1 मई से शुरू होगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में
वीरवार को संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित हो चुका है और इसी विधेयक के अनुसार दंगे, हिंसा आदि के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली और मुआवजा देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो विधानसभा सत्र के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए नागरिक दायित्व तय करने के लिए ये बिल लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल को किसानों के खिलाफ जोड़ना निराधार है। किसी को अपनी बात कहने के लिए छूट है, कोई प्रदर्शन करना उसमें छूट है, कहीं भी कोई धरना देना है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करे। हालांकि इस प्रकार अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने वालों के खिलाफ आईपीसी की बहुत सी धाराएं हैं, जिसमें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है, सज़ा होती है, उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन उस धारा में कहीं भी किसी के नुकसान की भरपाई, यानी जो सिविल लायबिलिटी आनी चाहिए किसी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए, वो उसमें नहीं है। और अगर कहीं है भी सही तो उसके प्रोसीजर बहुत लंबे हैं। तत्काल किसी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। इन लोग शंकाएं निराधार हैं कि शायद ये किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ ये किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून का 3 कानूनों के विरोध करने वाले हमारे किसान बंधुओं के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना या नुकसान हुआ तो उसको उसका मुआवजा दिलवाना। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आप सांसद संजय सिंह ने यूपी में होने वाले आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई दलों के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का परिवार, आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और अपना दल से प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं एक एक करके उनका परिचय कराऊंगा। श्री विक्रम सिंह पटेल जी हैं और विक्रम पटेल जी निजी सहायक रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के, जब वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी। हमारे साथ श्री ब्रिजलाल लोधी जी हैं, जो कल्याण सिंह जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के, और बुंदेलखंड के अपना दल के संगठन प्रभारी प्रदेश के हैं। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच सभी राज्यों की सरकारें अपने स्तर पर कोरोना को काबू करने के लगातार प्रयास कर रही हैं। सुनिए यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस पर क्या कुछ कहा है। गंभीर विषय है, सरकार को इसके इंतजाम करने चाहिए। पिछले समयों में कोविड का जो टीकाकरण इंजेक्शन लगना था, उसको बृहद पैमाने पर और जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जहां तक मैं समझता हूं कि जो भारत लगातार कोविड के वैक्सीन को दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है, उसे रोककर भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के जीवन के लिए उपयोग करना चाहिए। हॉस्पिटलों में उचित प्रबंध, वेंटिलेटर और भी जो जरूरत की चीजें हैं, उसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था सरकार तत्काल उपलब्ध कराए। देखिए, देश के सामने ये एक संकट का विषय है और चिंता करना सभी वर्ग के लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही, और खासकर जो जिम्मेवार लोग हैं, जो पदों पर बैठे हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस होती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को तत्काल फौरी कार्रवाई करते हुए सभी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने किसानों को विश्वास दिलाते हुए आश्वासन दिया है कि पंजाब सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाते हुए ये भी कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का सख्ती से मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कैप्टन सरकार साल 2017 में सत्ता में आई थी तो लगातार जो सरकार थी वो खाद्य आपूर्ति विभाग को 31,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की अवधि के दौरान भी किसानों की फसल की सफलतापूर्वक खरीद की गई और कर्मचारियों साथ में मजदूरों को समय पर पैसा दिया गया।
पंजाब सरकार ने सबसे पहले ऑनलाइन ई-पॉस मशीन के माध्यम से राशन की आपूर्ति शुरू की ताकि पात्र उपभोक्ता को समय पर राशन मिल सके। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। अखिलेश यादव सपा के 2 दिवसीय कार्यकर्ता शिविर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने भाग लिया। इस कार्यक्रम में शिविर में आगामी चुनाव को लेकर मंथन भी किया गया और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि मथुरा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2022 के आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की विरोधी पार्टी है, देश का किसान बर्बादी की ओर जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब लोगों के लिए फ्री वैक्सीन का अभियान चलाना चाहिए। सबसे पहले बीजेपी को ये फैसला लेना चाहिए और ये जनता को बताना चाहिए कि कब तक गरीबों को फ्री वैक्सीन लग जाएगी और फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे। जब सरकार की नीयति ये है कि कुछ लोग के हाथ में बाजार दे दें, हम किसान को बाजार के हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता। किसान की मदद से ही हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल विधानसभा में कर्ज की सीमा को 3 से ज्यादा बढ़ाकर 5% करने का विरोध जमकर किया गया है। सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करके इस विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर विरोध किया और उसी बीच संसद में आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में खासी नोकझोंक भी देखने को मिली। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार हिमाचल कर्ज में डूबी है और ये राज्य को भी पूरी तरीके से कर्ज में झोंकती जा रही है। हिमाचल की जनता से न्याय नहीं है और वहीं विपक्ष ने इसे काले कानूनों की संज्ञा देकर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। अरे भाई कानून बना दिया, कानून बना दिया तो ये पिछले सालों में भी क्या हो रहा है, इस साल में क्या है, इस साल भी लिमिट तो टूट गई है, अगले साल लिमिट टूटने का बिल्कुल साफ है। और इन्होंने अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिख दिया है, कि केंद्र ने हमें कह दिया है कि आप कोरोना के टाइम में भी जो आपके खर्चे होंगे वो आप जो है इस तरीके से कर्जों के माध्यम से पूरा कर लो, हम नहीं दे सकते। एक भारत की सरकार जो है एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये इनकी असफलताओं की एक बहुत बड़ी कहानी है और आज ये जो है हाशश मैनर में जो है ये कानून पास कर रहे हैं। और ये भी तो कहा जा रहा है सर एफआरबीएम में जो है इन्हें जो है अधिकार है और आप नहीं, अधिकार तो इस असेंबली में बहुमत से कोई भी मोहर लगा लेंगे, वो तो अधिकार है। लेकिन सरकार ये जो है कस्टोडियन है हिमाचल के, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो सरकार सत्ता में आती है उसको सारे अधिकार होते हैं। लेकिन हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों का सदन ठीक से चलाने के लिए शुक्रिया किया और स्पीकर ने बताया कि सदन में कुल 11 सिटिंग हुई जिसमें कि 46 घंटे 43 मिनट सदन चला। स्पीकर ने सदन के सभी विषयों के आंकड़े मीडिया के समक्ष रखे। प्रेस वार्ता में स्पीकर गुप्ता ने और क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। और 46 घंटे और 43 मिनट ये जो सेशन है इसकी कार्रवाई चली है। सबसे बड़ी बात कि जिस दिन हमने ये सेशन की शुरुआत की थी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करके इस सेशन का आरंभ किया था। और इस सेशन के अंदर इस बात की खुशी है कि किसी को भी हमें नेम नहीं करना पड़ा और कोई भी सस्पेंशन इस हाउस के अंदर नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात कि एक बार भी हमें हाउस एडजर्न नहीं करना पड़ा। जैसे 10 मिनट के लिए करते हैं, कोई व्यवधान होता है, तो एक बार भी हमें हाउस एडजर्नमेंट करना नहीं पड़ा। इस बार जो पहली बार काफ़ी देर के बाद हुआ है कि बेस्ट लेजिस्लेटर्स अवार्ड जो हमने हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध अवस्था में मौत होने के बाद उनके पैतृक गांव जलपेहड़ में
अंतिम संस्कार किया गया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के अंतिम संस्कार में भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शोकग्रस्त परिवारजनों से मुलाकात करके अपनी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सांसद रामस्वरूप शर्मा जी को समाज, प्रदेश और देश की उन्नति के लिए किए गए कामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हम सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। पार्टी के साथ ही वर्षों से साथ काम कर रहे और समाज के लिए समर्पित इस भाव के साथ काम करने वाले अपने रामस्वरूप जी मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद के रूप में और सबसे बड़े अंतर से आज तक जीतने वाले रामस्वरूप वो हमारे बीच में नहीं रहे। सूचना मिली, विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बाकी लोगों से और लोगों से बातचीत हुई तो हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता करके सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर संदेह जताते हुए इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर दी है। और उन्होंने कहा कि एक सांसद की संदिग्ध हालत में मौत होना कई गंभीर सवाल पैदा करती है और प्रदेश के लोगों को इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। राठौर ने बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनकी मौत की कोई निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए जिससे कि सच बाहर आ सके। जिस संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जो है मौत हुई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी बार सांसद चुना गया, दिल्ली में और हिमाचल में उनकी सरकारें हैं और परिवार में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक ऐसा कौन सा कारण बना कि उनकी इस तरह से उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बयान भी सुने हैं, पढ़े भी हैं। शांता कुमार जी ने कहा कि मुझसे भी उनकी एक दिन पूर्व बड़ी लंबी बात हुई। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि जब दिल्ली मिले तो वो पूरे सक्रिय थे, तो अचानक एकदम से ऐसे के हालात बने कि उनको जो है मौत को गले लगाना पड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे को लेकर सियासत लगातार चल रही है और वहीं इस मामले में अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुर्सी सदा नहीं रहती है, जब वो कुर्सी से उतरेंगे तो उनको पता चल जाएगा क्या होगा। इसकी मैं निंदा करता हूं और माननीय गृह मंत्री जी को इतना बधाई देता हूं कि जो कुछ आज वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और ये ना समझें कि कोई कुर्सी उनकी परमानेंट है। जिस दिन उतरेंगे तब पता पड़ेगा कि क्या हालात होते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या बीजेपी से या नरोत्तम मिश्रा से डरती है तो खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है? क्या मैं खुलकर नहीं कर रहा हूँ क्या? आप कहीं लेकिन जिला स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। जिला स्तर पर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैयार। श्रीनगर के निशात में सीआरपीएफ द्वारा ग्रामीणों की सुविधा के लिए 1 दिवसीय निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और इस दौरान मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी बांटी गई। इस निःशुल्क मेडिकल कैंप में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के साथ स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग रहा। कैंप में सैकड़ों ग्रामीणों ने हेल्थ चेकअप के साथ ही निःशुल्क दवाइयां हासिल की। जी बहुत अच्छा है और यहाँ पे मतलब जो दवाई है वो बहुत अच्छी से मिल रही है, बहुत अच्छी दवाई है। तो बाहर से जो उधर हम जहाँ पे भी जाते हैं कैंप दवाई लेने, तो वहाँ पे मतलब हमें 1000-2000 भरने पड़ते हैं। यहाँ तो मुफ्त में मिल रहा है। एक तो ऊपर से जो इलाज है वो भी मुफ्त हो रहा है, तो हम शुक्र अदा करते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में बीती रात 1 बजे के आसपास बीएमसी ने अरवरिहिन रेस्टोरेंट एंड बार पर छापेमारी कर दी है। बिना मास्क पहनने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके अलावा बार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करवाने को लेकर भी बार मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही बार में मौजूद बिना मास्क के 245 लोगों से 19,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
और वहीं यूपी के औरैया में प्रभारी मंत्री जयकिशन जैकी ने चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने चौपाल कार्यक्रम चला रखा है, जिसके तहत प्रभारी मंत्री जयकिशन जैकी औरैया ब्लॉक के ग्राम कस्बा खानपुर पहुंचे और ग्रामीणों से गांव की समस्या पर सीधे संवाद किया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर मौजूद अधिकारियों से 15 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही और केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार गुरुवार को अयोध्या विजिट करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैंस के साथ इस बारे में खबर साझा की है। उन्होंने रामलला की पूजा के दौरान वहां पर रखे फिल्म के क्लैप की तस्वीर भी शेयर की है। और आपको ये बता दें कि अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु पर काम कर रहे हैं। तस्वीर के कैप्शन में अक्षय कुमार ने लिखा है कि आज श्री अयोध्या जी में फिल्म राम सेतु के शुभारंभ पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय श्री राम। और बस हमें मौका मिला उधर जाके दर्शन करने का, ब्लेसिंग लेने का, बहुत ही हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अभी मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है जी, किस तरह की चर्चा रही, कैसी रही मुलाकात? बढ़िया रही। कोई भी यहाँ कुछ चाहिए हो, कोई चीज़ की सहायता हो, उन्होंने कहा कि उनका पूरा आदेश है। और वैसे भी मैं इधर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग कर चुका हूँ, हमें कभी भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और खबर अंबाला से है, जहां पर जनसू इलाके में ग्रामीणों और शिक्षकों ने मिलकर एक सरकारी स्कूल की काया पलट करके रख दी है। इससे पहले स्कूल के खस्ता हाल होने के चलते अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते थे, लेकिन अब स्कूल का काया पलट हो चुका है। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि इस काम में लाखों रुपए लगे, जिसमें उनके साथी टीचर्स का भी सहयोग रहा और उसी के साथ ग्रामीण भी कंधे से कंधा मिलाकर इस काम में लगातार जुटे रहे। बैठने की भी जगह नहीं थी, देखा जाए तो चेयर्स टेबल कुछ भी नहीं था ऐसा। हमने वहाँ से शुरुआत की, पहले लाइब्रेरी को किया मेंटेन, फिर उसके बाद हमारे काम को देख के गांव के जो हमारे मोजिज़ बंदे थे वो जुड़े हमारे साथ, और ऐसे जुड़े कि आज तक भी वो डेली यहाँ मौजूद रहते हैं उस काम को देखने के लिए। और फिर हमने अपनी तरफ से लगा के, मेरे स्टाफ मेंबर्स ने भी बहुत मतलब डोनेट किया, गांव के जो हमारे मोजिज़ बंदे थे उन्होंने भी बहुत डोनेशन दी है। अब तक कितना खर्चा हो चुका है, किस तरह से अरेंज किया गया? अरेंज करना तो देखो बहुत मुश्किल ही था एक किस्म का। खुद मैंने अपनी तरफ से 7 लाख रुपए लगाए हैं, मेरे स्टाफ मेंबर्स ने भी। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, लगातार मुठभेड़ में एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 2 मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका। पुलिस को देखकर कार में बैठे बदमाश तुरंत भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में बदमाश पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। घायल हुए बदमाश की पहचान विकास के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। और पूछताछ में सामने ये भी आया कि ये बदमाश शेयरिंग कैब के नाम पर सवारियों को गाड़ी में बैठाते थे और मौका पाकर लूट लिया करते थे। लूट और डकैती की कई वारदातों में दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की इनकी तलाशी लगातार जारी है, जिसके बाद पुलिस ने आज इन्हें चेकिंग के दौरान धर दबोचा। आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है। की तरफ
इनकी घेराबंदी की गई और इन लोगों में से तीनों बाहर निकल के पुलिस के ऊपर अटैक करने लगे। उसी दौरान इसमें पुलिस के बचाव में एक व्यक्ति उसमें से घायल हुआ और दो वहाँ से, चूँकि काफ़ी कैनाल वगैरह है तो इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से फरार हो गए और उनके लिए हम लोग कॉम्बिंग भी करा रहे हैं। अभी आसपास के एरियाज़ में हमारी टीमें लगी हुई हैं, पूरे जनपद में चेकिंग करा रहे हैं। और जो व्यक्ति घायल हुआ था उसका नाम विकास है और ये खोड़ा में रहता है और ये बताया कि जो दो लोग हैं वो भी इसी के गैंग के मेंबर हैं और ये लोग इसी काम के लिए यहाँ पे आ रहे थे और ये सवारियों को संभवतः बैठा करके और लूटपाट करने वाले थे। पहले भी इनके द्वारा इस तरह की कई वारदात की गई है। यूपी के इटावा में पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे, जहां पर उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यूपी में बहुत बड़ी ठोको नीति चल रही है और इसके अलावा उन्होंने किसानों का साथ देने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी ठोको नीति चल रही है, अगर आप भी सच दिखा दोगे तो आप भी ठोके जाओगे। भैया कोरोना को लेकर, कोरोना वापस आ रहा है, कहीं किसान आंदोलन खत्म करने की साजिश तो नहीं है? अब कोरोना तो वापस आ रहा है, उससे हमें और आपको बचाव रखना पड़ेगा, मास्क लगा के रहें और दूरी बनाए रहें। किसान आंदोलन को लेकर गाजीपुर में जो किसान बैठे हुए हैं, किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी है। ये बताएं इटावा में किसको धान की कीमत मिली? अगर आप भी धान लेने गए होगे या बेचने गए होगे तो बिका नहीं होगा और 900 रुपए लेकर के वापस आना पड़ा होगा आपको। किसानों की सुरक्षा के लिए आज एनसीआर से तमाम किसान लाठी डंडों के साथ निकले हुए हैं कि उनका कहना है कि तमाम अराजक तत्व घुसाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी साजिश कर सकती है। यूपी के अयोध्या पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करके बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल एक एनजीओ की सूचना पर कोतवाली नगर की पुलिस ने देवकाली क्षेत्र में एक मकान पर छापा मारा, जिसमें 5 युवक और 4 युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और सीओ का कहना है कि कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि काफी दिनों से पुलिस को इस बात की सूचना मिल रही थी कि शहर में कई जगहों पर सेक्स रैकेट चल रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई थी। और वहीं इस मामले पर पुलिस का ये भी कहना है कि कमरे में 5 युवक और 4 युवतियां मिले। एक एनजीओ है जिसका नाम फ्रीडम फर्म है, उसने जनपद में स्थित एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो थाना है वहाँ पे सूचना दी कि देवकाली क्षेत्र में जो कोतवाली नगर में पड़ता है वहाँ पे एक सरस्वतीपुरम मोहल्ले में देव व्यापार काफ़ी दिनों से चल रहा है। सूचना मिलने के उपरांत जो एएसटीयू थाने के प्रभारी हैं, सीओ सदर साहब हैं जिनका नाम है आर.के. चतुर्वेदी, उनके द्वारा टीम गठित की गई जिसमें एएसटीयू थाने की प्रभारी जो निशा शुक्ला हैं और कोतवाली नगर की टीम ने जहाँ पे सूचना मिली थी वहाँ पे दबिश की गई और वहाँ से जो सूचना थी वो सत्य पाई गई। नियम अनुसार दबिश के दौरान हमें लड़के लड़की कुछ आपत्तिजनक स्थिति में मिले और आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुईं। इसके उपरांत 5 पुरुष और 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। हरियाणा के पलवल में हत्या का मामला लगातार सामने आ रहा है। दरअसल पलवल के गांव में कुछ दबंगों ने बच्चों के झगड़े को लेकर पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी है, जबकि मृतक के बेटे और पुत्रवधू पर तेजधार हथियार से हमला किया गया है, गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस का कहना है कि महिलाओं समेत 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रात को गिन्नी का गांव में आपस में परिवार में झगड़ा हुआ था, जो आपस में छोटी मोटी कहासुनी हुई थी और उसी पर दोनों परिवारों का फरसे और गोलियां चली हैं, जिसमें केयर सिंह की डेथ हो गई और उनका बेटा है शाहिल, वो ट्रामा सेंटर दिल्ली एडमिट है। किस पार्टी ने हमला किया है? जो रात को ही FIR लॉन्च करके गई, अब ये पोस्टमार्टम करा रही है। कोई गिरफ्तारी अभी तक? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, टीमें लगी हुई हैं। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? ये 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बताया जा रहा है कोई रंजिश है या फिर हाल ही में झगड़ा हुआ? तो पुरानी रंजिश है, हाल में झगड़ा हुआ? रंजिश नहीं है कोई भी, आपस में बच्चों की छोटी मोटी कहासुनी हुई थी, गाली गलौज हुई थी, जिसमें ये मामला बढ़ गया।
खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर पूर्व सांसद के काफिले पर पथराव हुआ है। जन चौपाल में शामिल होने के लिए जा रहे तेजवीर सिंह के काफिले पर पथराव किया गया है। इस दौरान हाथों में किसान यूनियन का झंडा लेकर लोगों ने विरोध किया और बताया जा रहा है कि जब गांव में घुसने से रोकने पर पूर्व सांसद और पुलिस कर्मियों से ग्रामीणों ने बदसलूकी की, वहां पर आक्रोशित लोगों ने जमकर पथराव किया और नारेबाजी की। इस दौरान किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती है, तब तक बीजेपी के विधायक और नेताओं को इसी तरह गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसान की आमदनी दूरी जा रही है। डीजल 100 कर दो, पेट्रोल 100 करो और बिजली के बिल 500 करो। बताओ किसानों कहाँ से पैसा दे, बताओ आलू करो। हम कुछ बीजेपी के नेता आपके गांव में आ रहे हैं, तो उनको आप नहीं जाने दे रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे? हमें बिल्कुल कोई विरोध नहीं, हमें तो विरोध किसानों की आमदनी दूरी है। जो दूनी आमदनी है किसान मरेगा ना, क्या करो बताओ। हमें कोई विरोध नहीं, हमें तो भैया किसान भूखों मर रहा है। जिन्हें 5 साल का पेंशन मिलती है, किसानों ना मिल रही। सिपाही बन गया तो 60 साल को पेंशन ना मिल रही, जिन्हें 5 साल बच्ची मिल रही है। बताओ हमारा अन्नदाता मतदाता। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष ने 6 विधेयक पारित किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस की ओर से संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को लेकर किया गया है और इस विधेयक को गृह मंत्री अनिल विज ने पेश किया। इसके बारे में सदन को बताने खड़े हुए तो कांग्रेस की ओर से इसका जमकर विरोध करते हुए सदन में स्पीकर की चेयर के सामने वेल में जाकर तानाशाही नहीं चलेगी के नारेबाजी लगाए। और आपको ये भी बताएं कि नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सदन में 3 कृषि कानूनों, किसानों के धरने प्रदर्शन, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जैसे विषय पर सदन में चर्चा चली। इस तरह से आज एक बिल जो है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस ऑर्डर बिल 2021 को पास करने का जिस प्रकार से काम किया, ये हरियाणा में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम किया है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के भी मुताबिक नहीं है। मैंने वहाँ कहा कि इस बिल को वापस ले और इस बगैर सोचे समझे जो बिल पास किया करें। इनमें मतलब आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन देखेंगे तो उसमें लफ्ज जो है इन्होंने इस्तेमाल किया डिटरेंट। भैया डिटरेंट का मतलब इवन डराने के लिए भी टू वेग वर्ड, मतलब एक किस्म से लोगों को डर के माहौल में बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। जबकि कानून है, कोई अगर ऑफेंडर है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, वह कानून है, तो उसमें भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के द्वारा हरियाणा के किसी किसान ने एक सुई का भी नुकसान नहीं। खबर पंजाब के बटाला से है, जहां पर किसान मजदूर संघर्ष के बैनर तले किसानों ने पुलिस एसएसपी के ऑफिस के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। और इस दौरान किसानों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान जिन किसानों ने प्रशासनिक अधिकारी के साथ किसी किस्म का भी सवाल जवाब किया था, उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे और जिन किसानों ने पराली जलाई उन पर भी केस दर्ज किए गए, जिसको लेकर उन मामलों के केस को रद्द करवाने के लिए रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि प्रशासन और सरकार ने आश्वासन दिया था कि ये केस रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रहा, उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकल पाया। जो कुछ भी है जी ये सारा सियासी करने आ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੋਰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਮਸਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਆਈਦਾ ਆ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਤੱਕ ਆਈਦਾ ਤੇ ਕਈ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਤੌਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਕਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਾੜੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
यूपी के सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु से अपना चौथा दीक्षांत समारोह मनाया और आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में मनाया गया। वहीं कुलाधिपति ने 34 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए। साथ ही उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय के 50 छात्र छात्राओं को स्कूली बैग, ग्रंथों से जुड़ी किताब और फल भी बांटे। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी मौजूद रहे। सूचना थी कि हमें हिंसा में भाग नहीं लेना है और इसी वजह से 15 लोग आगे आए, उनका माथा फोड़ा, वो चले गए। फिर 15-20 लोग आते रहे और पूरा दिन ये नमक सत्याग्रह चलता रहा। फिर गांधी जी का और 3-5 हजार लोगों की धर्म घटित हुई थी। आजादी के आंदोलन में सभी ने अपना योगदान दिया था। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो चुका है। 1947 में आजादी मिली और 2022 में हमारी आजादी को 75 इयर्स होंगे। भगवान बुद्ध को नमन करती हूँ, जिनकी स्मृति यहाँ के कण कण में समाई हुई है। उपाधि प्राप्तकर्ताओं को पलवल के एक सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है और छेड़छाड़ करने का आरोप स्कूल के ही अध्यापक पर लगा है। पूरा मामला गांव अहरवा का है। जानकारी के मुताबिक मामले की शिकायत करने पहुंचे स्कूल के स्टाफ के मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने विरोध किया और उसके बाद पुलिस तक बात पहुंची। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस जल्द ही आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन उसके बाद से आक्रोशित लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं। जी सर, इन्होंने लड़की के साथ किसी की स्कूल में कोई लड़की पढ़ती थी, उसके साथ कोई गलत हरकत की है। छेड़छाड़ का मुकदमा हुआ था। हाँ जी। क्या मांग करते हो आप? मांग ये करते हैं जी, इन जो जैसा काम के दंड मिलना चाहिए समाज के और कानून कार्रवाई के हिसाब से। उन्होंने छेड़खानी का लगाया भी, मेरे को क्लास रूम से बाहर जो साइंस रूम है वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे मेरे साथ छेड़खानी की है। क्या कार्रवाई चली है? इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया, जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे। छात्रा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10वीं कक्षा में पढ़ती है छात्रा और गांव का ही गेस्ट टीचर कार्यरत अध्यापक है। किसी बहाने से बुलाया था छात्रा को? क्लास बुक्स लेने के बहाने से बुलाया था। यूपी के गोरखपुर में आरक्षण की मांग को लेकर निषाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला अधिकारी को ज्ञापन देने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और सिटी मजिस्ट्रेट में कहासुनी हो गई और निषाद पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये लोग सीएम साहब के पास आए थे और ज्ञापन देने के लिए आए थे। तो शांतिपूर्ण तरीके से समझाया गया, बट ये लोग कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन करने लगे, 144 का वायलेशन करने लगे और नारेबाजी करने लगे। इसलिए सबको हिरासत में ले गया और आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने टारगेट? 15-20 के आसपास। तो क्या इन्होंने पूर्व सूचना दिया था किस तरह की मांग कर रहे थे, कुछ बताया था इन्होंने? लेकिन ये कहा गया था कि ज्ञापन देंगे, तो हमने कोऑर्डिनेट किया था, सीओ साहब ने कोऑर्डिनेट किया था, एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने कोऑर्डिनेट किया था। ज्ञापन देने की बात हुई थी, पर यहाँ पे थोड़ी अराजकता की स्थिति हो गई थी, तो इसलिए फिर 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और आपको बता दें कि किसानों में आने वाले जितने भी समय हैं उसको भी आक्रोशित बनाने में लगे हुए हैं। किसानों को दूध की कमी ना हो, इसके लिए किसान टिकरी बॉर्डर के आंदोलन में लगातार पहुंच रहे हैं और वहां पर भैंस भी लेकर जा चुके हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 बाईपास के साथ लगते पार्क में बंधी भैंस लुधियाना के पिंड मानू के संधू के किसान लाए हैं। किसानों ने ये भैंस जींद के पशु व्यापारी बलजीत सिंह से खरीदी है। भैंस और उसकी कटड़ी का महिला किसानों ने मंगल गीत गाकर और गुड़ चना रोटी खिलाकर स्वागत किया है। वहीं मानू के संधू के पूर्व सरपंच का कहना है कि लगातार इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन स्थल पर शुरू से ही दूध काफ़ी मिल जाता था, लेकिन 26 जनवरी के बाद दूध की सप्लाई काफ़ी कम हो गई थी। अब ऐसे में भैंस लाना लोगों ने बेहतर समझा है। अब आंदोलन कर रहे साथियों को दूध की कमी ना हो, इसीलिए किसान बॉर्डर पर भैंस लेकर पहुंच गए। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का दौर लगातार चल रहा है। बुजुर्ग लोगों के लगातार वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। जालौन में सबसे
ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंच रहे हैं और इस टीकाकरण के अंतर्गत 109 साल की महिला को जालौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों की देखरेख में महिला का टीकाकरण किया गया, जिसके बाद अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। और वहीं महिला के वैक्सीनेशन के बाद सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा और प्रशासनिक अधिकारियों ने महिला को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। ये यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में एक महिला आई हैं जो बीरपुरा की रहने वाली हैं। इनका नाम राम दुलैया है और ये 109 वर्ष की, अभिलेख के अनुसार 109 वर्ष की है, लेकिन इनके लड़के जो बता रहे हैं कि इनकी उम्र वास्तव में 115 साल है, जिनका आज वैक्सीनेशन कराया गया है। ये हमको लगता है कि हमारे देश में वैक्सीनेशन के सबसे ज़्यादा उम्र की ये पहली केस आई है। जालौन तहसील के ग्राम बीरपुरा की 109 साल की माता श्रीमती रानी दुलैया का वैक्सीन लगाया गया है। हरियाणा के पानीपत में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की एक नई लहर सामने दिख रही है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी हो गया है। इस संक्रमण से बचना भी जरूरी हो गया है। कोरोना के 25 नए जिले में मामले मिले हैं। कोविड-19 वायरस का इस महीने ये सबसे बड़ा हमला है। एसडीएम समालखा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन संक्रमितों में 99 साल की एक बुजुर्ग भी है। और आपको ये भी बता दें कि 17 दिनों में 190 पॉजिटिव केस अब तक मिल चुके हैं। 3 की मौत हो चुकी है। पंजाब का रियासती शहर संगरूर, जो कि बागों के शहर के नाम से हमेशा से जाना जाता है, आजकल यहाँ के लोग गंदगी से परेशान हैं। पंजाब के संगरूर में इन दिनों सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे हैं और लगातार पशु यहाँ पर मंडराते हुए दिखते हैं। भले ही सिविल अस्पताल हो, रेस्ट हाउस हो या फिर बीएसएनएल पार्क हो, सब कुछ पास में है, उसके बावजूद गंदगी का अंबार लगा हुआ है। डंपों के बंद दरवाजों के बाहर लोग कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं। हालात और ज़्यादा तब खतरनाक हो जाते हैं जब इस कूड़े में भोजन तलाशते आवारा पशु हादसों को जन्म दे देते हैं। शहर के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। सारे ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। 4.5 ਸਾਲ ਸਵਾ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ गए ਕਿਸੇ मुद्दे। एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी कम करने और निजीकरण के फैसले के खिलाफ पंजाब के मानसा में एलआईसी कर्मचारियों द्वारा एक दिन की हड़ताल करके प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 4 साल से उनके भत्ते बकाया हैं, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ LIC ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਡਿਊ ਪਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15% ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨਸ 20% ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। जो सेंटर सरकार ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ LIC ਦਾ ਵੀ हरियाणा के पलवल में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक ही परिवार पर गोलियों से हमला हुआ है। हमले में जहां पूर्व सरपंच की गोली लगने से मौत हो गई है, तो वहीं मृतक का बेटा और बहू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और 2 महिला समेत 6 लोगों पर हत्या का आरोप है।
कानपुर नगर में घरवालों से परेशान महिला आत्महत्या करने गंगा पुल से कूदकर जान देने पहुंची। जब महिला से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो उसका कहना है कि पति, सास और बेटी से तंग आकर महिला आत्महत्या करने के लिए पहुंची है। परिजनों के खिलाफ कई बार पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आत्महत्या करने जा रही थी, हम लोग रास्ते में जा रहे थे, बहन लोग इनको देखा तो हम लोग ने पकड़ा है। आप बताइए क्यों आत्महत्या कर रही थी? अरे मुझे परेशान कर दिया मेरे घर वालों ने, मेरी माँ, मेरा आदमी, मेरी छोटी लड़की सब मिले हुए सब मुझे परेशान करते हैं। रहने वाली कहाँ की आप है? अनवरगंज रेलवे कॉलोनी के। तो लोगों ने बिल्कुल सारा पैसा, रिटायरिंग का पैसा सब खा लिया। मुझे ना घर दे रहे ना पैसा दे रहे हैं, मेरी जिंदगी खराब करी है। मैं थाने गई थी रायपुर, वहाँ पे 1 घंटा बैठा। यूपी के बिजनौर के थाना नजीबाबाद के ग्राम इब्राहिमपुर वावन उर्फ नंगला इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति ने कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की दर्दनाक हत्या कर दी और वहीं हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बैंकों के बाद अब एलआईसी के कर्मचारी और अधिकारी भी हड़ताल पर जा चुके हैं। एलआईसी कर्मचारी विनिवेश इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते देश भर में आज एलआईसी कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांगे हैं कि एलआईसी में आईपीओ के फैसले को निरस्त किया जाए, वेतन का समाधान किया जाए जो पिछले 44 महीनों से पेंडिंग पड़ा है, और वहीं इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से 74% एफडीआई का विरोध कर रहे हैं। किस लिए बैठे हैं? ये सरकार की जो निजीकरण की नीतियाँ हैं, हमारे एलआईसी को एक गोल्डन क्रूज जो इतना लाभांश दे रही है, उसका आईपीओ बेचने का जो इनका एक साजिश चल रही है, और एक तरह से हमारा जो इंश्योरेंस एक्ट था उसको ही टोटली चेंज करने के लिए सरकार तो ये हमारा उसके लिए पुरजोर विरोध है। और हमारा वेज रिवीजन जो एलआईसी कर्मचारियों का पिछले 44 महीनों से पेंडिंग है, उस पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम आज सब एसोसिएशन से इकट्ठी होकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो अगला क्या कदम होगा? अगला अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा ये स्ट्रगल जो है और इंटेंसिफाई होगा और आगे आगे हम अपना विरोध जारी करते रहेंगे। क्या नाम? वरना सरकार को एक ना एक दिन अपना ताल पे इस हड़ताल के 4 मुद्दे हमारे। एक तो वेज रिवीजन इन एलआईसी जो कि 43 महीने से ड्यू है। 1/8/2017 से हमारा वेज रिवीजन ड्यू है, अब तक सरकार उसको सेटल नहीं कर रही है। एक वो मुद्दा है। दूसरा क्या है, अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। जालौन के मगरोल में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। एक दौरान आपको बता दें कि एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष के 45 साल के शख्स को गोली मार दी गई। पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, उसको अस्पताल में भर्ती कराया। घटना है तो इसके पिंडली में गोली लगने की बात बताया है। अभी इसका इलाज फिर रात को पीएचसी से हो रही आया था और अभी झांसी रिफर हो गया है। अभी इन्होंने कोई तहरीर नहीं दिया है और जो तहरीर देंगे तो समुचित जांच करेंगे और जो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। सर, पीड़ित का आरोप है कि रंगदारी मांगने का मामला था। हमने बात की है, ये इसके कुछ विवाद की बात। पंजाब में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में मानसा में भी कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। वहीं बुढ़लाड़ा समेत मानसा में तैनात एसडीएम और स्टाफ के कुछ सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया है और उनके दफ्तरों को सैनिटाइज किया गया है। आपको बता दें कि मानसा में अब तक 1,15,614 लोगों के सैंपल इकट्ठे किए जा चुके हैं, जिनमें से 2,639 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਭਈ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 13 ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2639 ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 101 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆ। 99 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਆ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮਾਨਸੇ ਦਾਖਲ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ हरियाणा के अम्बाला में कोरोना बम फूटा है। एक ही दिन में कोरोना के 91 मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं और आपको बता दें कि कुल मुकाबले जो हैं 1.5 गुना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। सीएमओ का कहना है कि लगातार कोरोना को लेकर चिंता जताई जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग समेत मास्क का उपयोग करने को कहा जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं और उधर सरकार भी वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जोर दे रही है। कोरोना के सामने आए हैं। कल सिर्फ 66 केस थे, आज वो 1.5 गुना बढ़ के आज लगभग 91 केस कोरोना के कंफर्म पॉजिटिव आए हैं और 47 केस डिस्चार्ज हुए हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कोरोना लगातार बढ़ रहा है। और दूसरी बात है, पहले हम ये देखते थे सिर्फ सिटी का ट्रेंड है कि सिटी में कुछ केस आ रहे हैं या कैंट एरिया में आ रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो सिटी में भी 31 केस हैं, अम्बाड़ा कैंट में भी 22 केस हैं, ग्रामीण इलाके में एक जो चौड़मसपुर का ग्रामीण इलाका है वहाँ से 22 केस हैं, 16 केस हैं वहाँ से, 5 केस नारायणगढ़ से भी हैं, 4 केस शहजादपुर से हैं, 6 केस बराड़ा से हैं, 7 केस मुलाना से हैं। तो ये अभी सारे के सारे ज़िले से केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और जो लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं वो बिल्कुल जो अनदेखी कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं, यानी घर में एक बीमार हो गया, जब तक सारे बीमार नहीं आते तब तक रिपोर्ट नहीं करते और अपना टेस्ट नहीं करवाते। जबकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर रोज़ मैंने आदेश दिए हैं कि जो हर पीएचसी होगी हर रोज़ सैंपलिंग होगी हर पीएचसी में। तो हमारे लगभग 18 से 20 सैंपलिंग सेंटर हर रोज़ काम कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर में जिला अधिकारी और एसपी ने एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में पुलिस और तहसील विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर, होली को लेकर राजपत्रित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षित करना है। साठ मिनट 60 खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। राष्ट्र